तो हम देखते हैं जैव इस प्रकार जनन में जीवों का अभिलक्षण ही है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिकीय जीवन में जीव जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव लैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई कवक लाखों लैंगिक जीवाणुओं का जुनन करती है और सरलता से फैल जाती है। भिन्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनारिया चपटा कृमि में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को प्रायः प्राप्त जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमयी शैवाल मॉस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। जब हम एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि प्रायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले की कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने के वृद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते। खेसर या खच्चर, बाउंड, कामगार मधुमक्खी, अनूठी, अनुवर्तक, मानव बुलबुल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा उसकी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। जीवन का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं के बदलते और इसका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रिया है। सभी जीवों, चाहे वो कोशिकीय अथवा एक कोशिकीय हो, हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों, फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर में बाहर परक नली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव। अतः उपापचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्र में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। शायद सभी जीवों के सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोटिक तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्ति काल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अथवा सचेतन है, इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। जब मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं, जिसे हृदय का तथा फुसफुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। रोगी का मस्तिष्क मृतसम होता है। रोगी में स्वचेतना नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम उन्हें जीव तथा निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों में कारण नहीं है।
स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगों के लक्षणों अंगों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्व प्रकृति विकासशील तथा स्वस्मरणकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से संनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों को बहुत सी किस्में में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू तथा अन्य प्राणी और पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन उनके आसपास ही होते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु तथा जीव आप देखते हो किसी की एक जातीय स्पीसीज का प्रतीक है। तब तक आप ज्ञात और वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम जैसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या इस तथा प्रकार कहते हैं कि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा वहाँ के पुराने क्षेत्रों को खोज करते हैं, हम नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया, विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। यह स्थानीय नाम ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिससे द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, तो शायद हमारे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को नामपत्ति कहते हैं। स्पष्ट नामपत्ति सभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव जगत को ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सौर्यमान नियम तथा कसौटी है, जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटोनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। आप कुछ पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामांकन कैसे किया जाता है। वह प्राणी वर्गीकीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें 2 नाम के 2 घटक होते हैं उसमें द्विपदनाम पद्धति कहते हैं। इस नामांकन प्रणाली के कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। 2 शब्दों वाली नामांकन प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। और आपको आम के उदाहरण तथा वैज्ञानिक नाम को देने की विधि समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। जब आप यह देखते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है, इस नाम में मैग्नीफेरा वंश नाम है तथा इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है। नामपत्ति में अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं जो तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इसे लैटिनकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है यदि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है, क्योंकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित तथा छपाई में तिरछा लिखा चाहिए। यह रेखांकित करके उसके लैटिन उद्भव को दिखाते हैं।
पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैग्नीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसको व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इस संक्षेप में लिखा जाता है उदाहरणतः मैग्नीफेरा इंडिका लीन। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों के अथवा प्राणियों को कुत्ता वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों को कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट की सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, हम उस समय उसके मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उसका वर्ग में संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्ट आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि किसके विषय में चर्चा करें। इसी प्रकार मान लें कि हम स्तनधारी करना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे इसके बाएं कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए यह सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है जिसका उपयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं। इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली में टैक्सा कहते हैं। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकते हैं। पौधों की एक टैक्सा होती है, गेहूँ भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता ये सभी टैक्सा है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है, जिसे प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों का टैक्सा को बतलाता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है और यह आधुनिक वर्गीकरण अध्याय के आधार है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली हैं जो वर्गीकीय वर्गीकरण विज्ञान के आधार है। वर्गीकी की कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक जानने का प्रयत्न करता रहता है, विशेष रूप से उसके विषय में जो उसके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोतों को खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उसको विविधता सहित अपने संबंध में रुचि लेता रहा। अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों को नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकृत पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। वर्गीकीय संवर्ग, वर्गीकृत एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसे पद्मापुरम सोपान कहते हैं। इसे प्रत्येक सोपान पद अथवा पद को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समस्त वर्गीकीय व्यवस्था है, इसलिए इसके वर्गीय संवर्ग कहते हैं और सभी वर्ग मिलकर वर्गीय पदानुकरण बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसमें प्रायः वर्ग को टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीय संवर्ग पदानुक्रम का एक वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। जीव कीटों में एक वर्ग को दिखाता है। इसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। यदि क्या आप इसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाया जाता है। प्रत्येक पद अथवा संवर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बतलाता है। ये वर्गीकरण वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल अकारिकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन के सामान्य संवर्ग जैसे जगत किंगडम, फिर आ जाएगा आपको संघ, फाइलम अथवा भाग, पौधों के लिए वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति, स्पीसीज का विकास हुआ। प्राणियों, पौधों तथा दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आता है। आप यह पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं? इसके लिए मूलभूत आवश्यकता वैशिष्ट
अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना चाहिए। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों के समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीसीज जाति वर्गीय अध्ययन के जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसमें स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उसके कार्य विभिन्नता से आधार पर उसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब हम उसके लिए मैग्नीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरसम आलू तथा पैंथस लियो से के उदाहरण लेते हैं। अब इन तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो आदि जाति संकेत पद है, जिसको पहले सब मैग्नीफेरा, सोलोनम तथा पैंथेरा वंश के नाम दिए गए हैं। टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक से अधिक जाति का संकेत पद हो सकता है जो विभिन्न जीवों उसके कार्य गुण समान हो को दिखाता है। उदाहरण और पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रीम मेलाजोना भी आते हैं, नाइग्रीम मेलाजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। वंश जीनस वंश से संबंधित स्पेसीज एक वर्ग आता है। इसे स्पेसीज के गुणधर्म वंश में स्थित स्पेसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पेसीज का एक समूह है। उदाहरण के लिए आलू, टमाटर तथा बैगन में तीनों अलग अलग स्पेसीज है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश से आते हैं। शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथर, पार्डर तथा पैंथर टिग्रिस जिसमें गुण में बहुत से गुण होते हैं, ये सभी पैंथेरा वंश से आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है इससे भिन्न है। कुल अगला संवर्ग कुल है, इसमें संबंधित वंश आते हैं। यह वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के समीकरण का आधार पौधों के कायकीय तथा जनन गुण है। उदाहरणार्थ पौधों में 3 वंश विधित वंश सोलेनम, पिटूनिया या धतूरा के सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जैसे शेर, बाघ, चीता आदि को मेलिस, बिल्ली तथा फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षणों को देखें तो आपको कुछ समझता तथा विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। आप क्रमशः 2 विभिन्न कुलों में कैनिडी तथा फेलिडी को रखा गया है। गण और आपने पहले देखा कि संवर्ग जैसे स्पेसीज, वंश, कुल तथा समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्राणी गण तथा उच्चतर वर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण के उच्चतर वर्ग को होने के कारण कुलों में बहुत कुलों के समूह होते हैं। जैसे कुछ लक्षण एवं समान होते हैं, इसमें जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कोनवोलोवेलेसी, कोलसोलेनेसी और पापुलेनेसी गण में रखा गया है। सभी के कारण पुष्पी लक्षण है, क्योंकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। वर्ग क्लास इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेट्स गण इसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन आदि आते हैं। इसके कार्निवोरा गण इसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता आदि आते हैं। जैसे मेमेलिया वर्ग में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ फाइलम जिस वर्ग में जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, इसमें उच्चतर संवर्ग इसमें संघ से कहते हैं का निर्माण करते हैं। इस सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु, नोटोकॉर तथा पृष्ठीय खोखला तंत्री तंत्र के एक होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों को जिसमें कुछ एक समान लक्षण के होते हैं तथा उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। जगत किंगडम जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को अलग अलग जगत एनिमिलिया में रखा गया, इसमें उन्हें पौधों के अलग किया जा सके। पौधों की प्लांटी जगत में रखा गया। भविष्य में हम इन दोनों वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इसमें स्पीसीज से लेकर जगत तथा भिन्न वर्गीय संवर्गों के आरोही क्रम में दिखाया गया है। इस संवर्ग है ये संवर्ग व्यक्ति वर्गीय वैज्ञानिक जैसे पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इससे विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। पदानुक्रम को देखिए, आप व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम स्पेस के जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आ जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उससे सदस्यों के सबसे अधिक सामान्य गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं तो हमें स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंधित निर्धारित करने में अधिक कठिन हो जाती है। इसलिए वर्गीकरण की समस्या को और जटिल हो जाती है। कुछ समान जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीय संवर्गों को दिखाया गया है। सामान्य नाम, जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ भाग। मानव होमोसेपियन, होमो, होमोनिडी, प्राइमेट, मेमेलिया, कार्डेटा।
पर्ची, घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, मस्का म्यूसिडी, डिप्टेरा इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैनिफेरा इंडिका, मैनिफेरा एनआरडीसी, सेपेलिडेल्स, साइक्लोडिटेलिडेनी, डाइकोटिलिडेनी, एंजियोस्पर्म। गेहूँ ट्रिटिकम एविस्टिवम, ट्रिटिकम पोएस, मोनोकोटिलिडेनी, एंजियोस्पर्म। गणितीय सहायता साधन। जीवों की पहचान के लिए गहन तथा आधुनिक उपकरणों का संध्यादी प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के उपकरणों के संशोधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर में पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों की वास्तविक नमूने एकत्र करने की आवश्यकता होती है। वर्ग की अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। यह अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के परीक्षण के लिए आवश्यक है। इसका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया गया है। ये भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, उन्हें नमूने से संचरित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने का भविष्य में अध्ययन के लिए परिचालित कर लेते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उसके परिलक्षित करने की कुछ विधियों तकनीकी को विकसित की है। इसमें कुछ का वर्णन किया गया जो आपको इन साधनों का उपयोग करने में सहायता करें। हर्बेरियम, वनस्पति संग्रहालय में पौधों को एकत्र नमूने को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिलक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हार्बेरियम की शीट एक लेबल लगाकर दिया जाता है। इस लेबल पर पौधों को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधों का इंग्लिश स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करके उनके नाम को आदि लिखा जाता है। हार्बेरियम वर्गीकीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। वनस्पति संग्रहालय में पौधों का एकत्रित नमूना। वनस्पति उद्यान, बोटैनिकल गार्डन, एक विशिष्ट उद्यान में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संरक्षण होता है। इन उद्यानों में पौधों के स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है। इस प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है। इसकी वनस्पति वैज्ञानिक नाम उसके फूल पर लिखा रहता है। प्रसिद्ध बोटैनिकल गार्डन क्लीव इंग्लैंड, इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा भारत में, या नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। संग्रहालय, म्यूजियम, वनस्पति संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए गए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिलक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिलक्षित घोल में डालकर जड़ों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिलक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र कर मारने के बाद कीटों को डिब्बे में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भरकर परिलक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क, इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य प्रवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इसमें अन्य जीवों को मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्रदान होता है तथा यहाँ पर उपवनों में विभिन्न प्रकार के प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों तथा परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। इन्हें देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। विभिन्न प्रकार के चिड़ियाघरों में वन्य प्राणी। कुंजी अथवा चाबी, यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा समानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षण प्रायः जड़ों, युग्मों युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी के दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणामस्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीय समवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग समवर्गीय कुंजी की आवश्यकता होती है। आइए विस्तृत वर्णन को देखने के लिए नियम पुस्तिका, मैनुअल, मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो तथा सूची पत्र, कैटलॉग, अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह भी पहचान की सहायता करते हैं फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय की जानकारी होती है। उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों के स्पीसीज की सूची देता है। नियम पुस्तिका में उस क्षेत्र में पाए जाने वाले स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सान को पूरी जानकारी होती है, किसी एक टेक्सान की पूरी जानकारी। मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सान की पूरी जानकारी होती है। मोनोग्राफ। तो ये हुआ पहला अध्याय जिसमें हमने वर्गीकरण को समझा है। तो ये वर्गीकरण से आप समझ जाइए कि जीव जगत में जो विविधता है उसका एक
ढांचा हमने देखा कि कैसे कैसे जीव जगत में विविधताएं हैं। हमने देखा कि कैसे वर्गीकरण किया गया, उनका टैक्सा क्या होती है, किस रूप में उन्हें विभाजित किया गया, उनको विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में बदला गया, जैसे संघ हुआ, फाइलम हुआ, संघ जैसे कि संघ है, जैसे कि स्पीसीज है, जीनस है, इस रूप में उसे विभक्त किया गया। हमने ये भी देखा कि कैसे साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं, उसमें जीनस और स्पीसीज क्या होता है, कुछ साइंटिफिक नामों को हमने जाना। इन सब को जानने के बाद हमने समझा हार्वेरियम क्या होता है, जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होता है, इन सब में जंतु जंतुओं को कैसे रखा जाता है, फिर किस अवस्था में इन लोगों को वातावरण मुहैया कराया जाता है। ये सब जानने के बाद हमने सब देखा और इस तरह से ये अध्याय संपन्न हुआ। तो ये पहला अध्याय था। ये वीडियोस जो मैं ला रहा हूँ इसमें पहला अध्याय का मौखिक रूप से एक तरह का चलन था। अब ये मौखिक रूप से जो बताया जा रहा है इसी को अच्छे से अब दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, पाँचवें अध्याय में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो अब यही है कि इस दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में अब प्रदर्शित करेंगे। तो अब ये समझना है कि हम दूसरे अध्याय पे आते हैं। ये वीडियो तो समाप्त हो गया। इसमें कुछ प्रश्न है, जैसे जीवों को वर्गीकृत करते हैं, क्यों करते हैं, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं, जीवों से आप क्या मिलता है, उन्हें वर्गीकृत करना पसंद करेंगे, मातृभाषा प्रदेश जिसमें रहते हैं उसके आर्थिक स्थिति आदि को विशिष्टि तथा समष्टि की पहचान में क्या शिक्षा मिलती है, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा सही है, टैक्सॉन की परिभाषा देना, या आप किस वर्गीय वर्गीयों को पहचान सकते हैं, हमें मानचित्रित वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र करके अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों तथा प्राणियों के बैक्टीरिया के स्पीशीज को जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं। समझिए परिभाषित के संघ, वर्ग, कुल, गण, वंश, जीव के वर्गीकरण की पहचान में पूंजी किस प्रकार सहायक है, पौधे तथा प्राणियों के उचित उदाहरण के लिए वर्गीय परिक्रम चित्रण कीजिए। ये प्रश्न अब है जीव जगत का वर्गीकरण, दूसरा अध्याय। ये अध्याय भी शुरू होगा, लेकिन ये अगले वीडियो